हेलो स्टूडेंट। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन पार्ट 3 में हम इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव टॉपिक को कवर करेंगे। तो रेडियोधर्मी पदार्थ की खोज, रेडियोधर्मी सब्सटेंस की खोज सबसे पहले 1903 में मैरी क्यूरी ने की थी और उन्होंने साथ ही यह भी परिभाषित किया था कि रेडियोधर्मी पदार्थ हमारे नेचर का, हमारे प्रकृति का सबसे विषैला पदार्थ है, सबसे विषैला टॉक्सिक सब्सटेंस है और इससे निकलने वाले रेडिएशन से मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव होता है, जिसके कारण उल्टी आना, दस्त आना, बालों का गिरना और अनीमिया काफ़ी कॉमन रीजन्स हैं। मनुष्य के शरीर के अधिकांश अंग जैसे लसीका, प्लीहा, मज्जा, लसीका को लिम्स भी इंग्लिश में बोलते हैं और प्लीहा को स्प्लीन बोलते हैं और मज्जा को हम बोन मैरो बोलते हैं, जो कि रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के कारण बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं और यह मानव प्रणाली के डीएनए और आनुवांशिक विकास का कारण भी होता है। यानी टिश्यू डिग्रेडेशन और डीएनए में जो भी चेंजेस होते हैं ये रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण होता है। और इसका जीता जागता उदाहरण है हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा नागासाकी जापान का एक शहर है जिस पे दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान का विनाश करने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिराए थे और जिसके कारण वहाँ हिरोशिमा नागासाकी के लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे और वहाँ का वातावरण भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। कुछ समय तक वहाँ पर ना ही कोई लोग जिंदा रह पाते थे, ना ही वहाँ पर किसी तरीके का पेड़ पौधे पनप पाते थे। इसलिए हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर जो भी रेडिएशंस होते हैं, न्यूक्लियर सब्सटेंस से जो भी रेडिएशंस निकलते हैं वो कितने खतरनाक होते हैं। आइए अब देखते हैं कि इनका इफेक्ट ह्यूमन लाइफ, मानव जाति पर और पेड़ पौधों पर और एनिमल्स पे किस प्रकार होता है। तो पहला है इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन ऑन ह्यूमन लाइफ, मानव जाति पर रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव। कैंसर के प्रजनन एक बहुत विशिष्ट रोग है, एक बहुत टिपिकल डिसीज़ है जिसे हमने रेडियोधर्मी सामग्री के उपयोग से उत्पन्न किया है। हम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का यूज़ करते रहे हैं जिसके कारण कैंसर का जनरेशन हुआ है। जैसे पहला है फेफड़ों का कैंसर, एक बहुत टिपिकल एग्जाम्पल है जो कि रेडॉन के संपर्क में आने से होता है। और दूसरा है थायराइड ट्यूमर या कैंसर, रेडियोधर्मी आयोडीन के कारण होता है जो थायराइड में जम जाने के कारण होता है। जब रेडियोधर्मी पोल्यूशन आयोडीन में मिक्स हो जाता है और ये आयोडीन हम खाते हैं या लेते हैं अपने शरीर में, तो ये आयोडीन रेडियो एक्टिव आयोडीन जो होता है वो हमारे थायराइड में जम जाता है, जिसके कारण थायराइड ट्यूमर या कैंसर हो जाता है। और तीसरा है अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें के परिणामों के कारण त्वचा कैंसर विकसित होता है। अगर हम पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आते हैं तो उससे स्किन कैंसर टाइप की बीमारी होती है। आइए अब जानते हैं कि इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन ऑन प्लांट, पेड़ पौधों में रेडियोधर्मी प्रदूषण का क्या प्रभाव होता है और किस प्रकार होता है। और रेडियोधर्मी प्रदूषण जो होता है ना सिर्फ मानव जाति के लिए हानिकारक होता है बल्कि पेड़ पौधों के लिए बहुत हानिकारक या घातक होता है। इससे क्या होता है, पेड़ पौधों की जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाती हैं, उनकी क्षति हो जाती है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के कारण, जिससे वो मर जाते हैं। और रेडियोधर्मी प्रदूषण पेड़ पौधों के विकास को, उनकी ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं, जिससे वो धीरे धीरे मर जाते हैं। और तीसरा है इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन ऑन एनिमल, जानवरों में रेडियोधर्मी प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है।
अगर देखिए, अगर पेड़ पौधे प्रभावित हो रहे हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण से, तो कहीं ना कहीं जानवर भी इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि पेड़ पौधे ही जानवरों का मुख्य रूप से उनका भोजन है और इसे ये ग्रहण करते हैं, खाते हैं। तो जो पोल्यूशन पेड़ पौधों में है वो कहीं ना कहीं जानवरों में भी आ जाता है, इसलिए ये जानवरों के लिए भी काफ़ी खतरनाक होता है। और जैसे मानव प्राणियों की तरह जानवरों के भी डीएनए और आरएनए मुख्य रूप से इस प्रदूषण के कारण प्रभावित होते हैं। इनमें भी चेंजेस आते हैं डीएनए और आरएनए में। जिस प्रकार मनुष्यों के डीएनए में चेंजेस आते हैं या उनके टिश्यू अपघटन होने लगते हैं, उस प्रकार जानवरों के भी डीएनए और आरएनए में चेंजेस आते हैं। तो ये तो हो गए सोर्सेस कि ये किस किस जगह पर कैसे कैसे ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का प्रभाव होता है। अब जानते हैं इसकी रोकथाम के लिए इसको नियंत्रण कैसे किया जाए, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो कंट्रोल ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन में हम देखेंगे, पहला टॉपिक है नाभिकीय परीक्षण में कमी करना। जो भी न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही है उसमें हम कमी करें, उसको हम मिनिमाइज़ करें, जिससे कि परीक्षण में होने वाले रेडियोधर्मी प्रदूषण के बुरे प्रभावों को नियंत्रित किया जा सके। बहुत कम मात्रा में अगर टेस्टिंग होगी तो उससे निकलने वाले जो भी पोल्यूशंस हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनके बुरे प्रभावों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा है नाभिकीय रिएक्टरों और प्रयोगशालाएं, उद्योगों में जो भी रेडियोधर्मी मटेरियल्स से जो भी किरणें निकलती हैं, विकिरण रेडिएशंस निकलते हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा रेडिएशंस निकलने पर उन सामग्रियों का यूज़ कम किया जाए। और तीसरा है कृत्रिम विकिरणों की जांच सावधानी पूर्वक करना। जो मैन मेड रेडिएशंस हैं, या ये कहें कि हम यूरेनियम, थोरियम, रेडियम का यूज़ करते हैं बिजली बनाने के लिए पावर प्लांट्स में, तो जब उनकी जांच करें तो बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक करें, जिससे कि किसी के अंदर रेडिएशंस ना हो। और चौथा है ऐसे उद्योग जो नाभिकीय ईंधनों पर कार्य करती है, न्यूक्लियर फ्यूल्स पर कार्य करती है, उनके पास रेडियोधर्मी उपचार संयंत्र की स्थापना करना। यानी कि जो भी न्यूक्लियर ट्रीटमेंट प्लांट हैं उन्हें ऐसी जगहों के पास बनाना जहां पर न्यूक्लियर ईंधन पर वर्क होता है। और पांचवा है रेडियोधर्मी सामग्री का निराकरण सुरक्षित ढंग से करना। जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं उनको जो हम डिस्पोज करते हैं या उनको जो नष्ट करते हैं, बहुत सुरक्षित ढंग से करना चाहिए। और छठवां है ऊंची चिमनियों और वेंटिलेशन या वायु संचार का प्रयोग उस कार्यशील जगह पर करना चाहिए, उस वर्किंग प्लेस पर करना चाहिए जहां जीवन का खतरा हो रेडियो एक्टिव रेडिएशन से। तो वहाँ पर ऊंची चिमनियाँ बनाना चाहिए, वेंटिलेशन बनाना चाहिए रेडिएशन से बचने के लिए। और सातवां है जितने भी प्रकार के हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उन्हें ज़मीन के अंदर बनाने की प्राथमिकता होनी चाहिए, ज़मीन के अंदर ही उन्हें बनाना चाहिए। और आठवां है नाभिकीय संयंत्र में काम करने वाले जितने भी श्रमिक हैं उन्हें ऐसा परिधान पहनाना चाहिए जिससे कि वो सुरक्षित रहें, सेफ्टी गारमेंट्स का यूज़ करना चाहिए एक तरीके से कहें तो। और नौवां है जो श्रमिकों को उनके मुखिया द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। जो भी गाइडलाइंस हो, जो भी इंस्ट्रक्शन हो, उन्हें मानना चाहिए, उसके अनुसार उन्हें काम करना चाहिए। जो भी श्रमिक हैं, जो भी वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में वर्क करते हैं या रिएक्टर्स में वर्क करते हैं। और 10वां है उचित
कूलिंग सिस्टम का यूज़ करना चाहिए इन सब किरणों को रोकने के लिए। तो इसके साथ हमारा ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन यूनिट ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट यूनिट को अगली वीडियो में कवर करेंगे।